नौकरी पे रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आज तक कभी इंटरव्यू हुआ नहीं, अवॉइड करते रहे। आज हमने सौभाग्य मिला है इंटरव्यू का। आप जब रेड मारने जाते थे, क्यों भले आदमी को तो पकड़ते नहीं थे, एक से करप्ट आदमी होगा जिनको आपने पकड़ा है, तो क्या ऐसी धमकी मिली है कि फोन पे या आमने सामने हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, देख लेना, और इस तरीके की? एक राजनेता ने बोला था। एक राजनेता ने बोला था। नाम और बोल तो मेरा इंटरव्यू चल जाएगा। नाम तो क्या बोलना है, वो ये इंटरव्यू देखेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। उन्होंने वो जो कौन सी सरकार के? इसी सरकार की बात थी। तो अच्छा। एक जींद के राजनेता थे, उन्होंने कहा कि छोड़ दो, मतलब मैं नहीं छोड़ सकता, ये चीफ साहब की नोटिस में, और मेरे से आप बात भी ना करो। जब वो थोड़ा सा एग्रेसिव बोलने लगे तो मैं उनको कह दिया कि विधायक जी, मैं इस शहर का वोटर भी हूँ, अधिकारी ही नहीं वोटर भी हूँ, और मेरे से यदि आपकी मेरी कार्यशैली से खुश ना हो ना, तो आप सीआईडी चीफ साहब से या मुख्यमंत्री से बात कर सकते हो। जहाँ तक छोड़ने की बात है, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे पास जो भी सूचना आएगी मैं उस पर रेड जरूर करूँगा। आप ही बताइए कि शहर में काला तेल बिक रहा है, ये कीड़ेदार अचार बिक रहा है, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा, इस पे रेड करनी नहीं करनी? तो कहने लगे करनी है। फिर आप बताइए क्या, किस पे नहीं करनी? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा दिवाली तक हल्का हाथ रख दो। तो मैंने ये बात सीआईडी चीफ साहब की नोटिस में ला दी थी कि सर ऐसे ऐसे बात है, हल्का हाथ रखने की बात चली। हमारे साहब कहने लगे भी जो रूटीन की रेड है वो रूटीन की रेड करते रहो, आप अपना ईमानदारी से कार्य करो। आज का इंटरव्यू बहुत खास है। हर उस पढ़े लिखे नौजवान ने जो चाहत रखता है नौकरी लगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पूरे हरियाणा के हर पुलिस महकमे के लिए ये वीडियो है, नौकरी कैसे हो और कैसे हुई होगी और कैसे आपने करनी चाहिए। हर सरकार ने यह वीडियो देखनी चाहिए, और जो चाहत रखता है बिजनेस कराओ, जो चाहत रखता है ईमानदारी से कराओ। हमारे साथ हैं श्री रविंद्र जी, डीएसपी रिटायर। और हरियाणा में जब बात आवे है ईमानदारी की, तो सबसे पहले नाम आवे रविंद्र जी का। पुलिस की नौकरी में और ईमानदारी कितनी बड़ी बात है, चर्चा करेंगे आज पूरी बात। जो हमारे रविंद्र जी को जानता है, उन्होंने पता है कि ईमानदारी क्यों करो है। रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वैसे तो मैं 2022 में रिटायर हो जाता जी, लेकिन हमारे सीआईडी चीफ आलोक मित्तल जी थे, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देख के, क्योंकि 100 से ज़्यादा मेरे क्लास 1 सर्टिफिकेट है, एक बार अमित शाह जी ने अच्छे कार्यों के लिए मेरे को सर्टिफिकेट दिया, जिसमें सीआईडी चीफ आलोक मित्तल जी ने मेरे को सम्मानित किया था। वो रिकॉर्ड देख करके हमारे मित्तल साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुला करके, जिसमें खट्टर साहब थे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने कैबिनेट से मेरे को 2.5 साल दिए थे, और मैंने फिर 2.5 साल नौकरी ज़्यादा की। अब मैं पिछले नवंबर से रिटायर। लेकिन फिट तो अभी भी है। सरकार ने पूछा नहीं जी और नौकरी करना चाहोगे, या आपने कह दिया मेरे को नहीं करनी नौकरी? ना तो सरकार ने पूछा और ना मैंने अपनी तरफ से कुछ ये जाहिर किया कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ, फिट हूँ मैं, जैसे ज्वाइन किया था वैसे ही हूँ आज भी। फिट होने का कारण क्या है? पॉजिटिव सोच, अपनी सोच पॉजिटिव रखो, परम पिता का नाम लो, और नॉन वेज मत लो। वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन, कभी स्मोक नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी मांस मीट नहीं खाया, सिंपल सब्जी। और सबसे बड़ी मानता हूँ मैं पॉजिटिव सोच, और जो आए उसका सम्मान करो। गरीब आदमी की जरूर सुनो, दुखिया है। ये शायद मेरी फिजिकल फिटनेस का राज रहा है। हरियाणा में जब पुलिस का नाम आवा है जी, तो डर लगा है, पुलिस वाले हैं, फंसा देंगे, फंस जाओगे, पीछे लेकर छोड़ देंगे, पता नहीं कि मतलब नेगेटिविटी ज्यादा आवा है। आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सुना है मैंने। तो आपने लगा कि भाई हाँ, इमेज तो हरियाणा, मतलब पुलिस की इमेज हल्की सी डाउन है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, या ऐसे विचारों के बारे में आप क्या सोचो भाई? नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ। जब भी पुलिस की एक दिमाग में छवि बनती है, सबसे पहले नेगेटिव सोच ही आती है। लेकिन ये नेगेटिव सोच हर पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के लिए नहीं है। कुछ एक के द्वारा हमारा महकमा बदनाम है, उनको समझाना चाहिए, कुछ सेमिनार लगाने चाहिए, उनको ईमानदारी के बारे में बताना चाहिए, और जो ईमानदार आदमी हैं उनको समय समय पर सम्मानित भी करना चाहिए, ताकि जो बेईमानी के नेगेटिव के रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो उसका बुरा रास्ता छोड़कर इस रास्ते पे आ जाए। क्योंकि आप सीआईडी में रहे हैं, आपने तो
आम जनता का छोड़ो, हर महकमे, हर डिपार्टमेंट, हर कर्मचारी, इवन पुलिस वालों का, सबका पता होगा भाई कौन कितना लेता होगा, खाता होगा, कौन कितना ईमान। क्या उनकी डिटेल नहीं गई होगी सरकार के पास? कड़वा सवाल है। अच्छे और बुरे कर्मचारियों की सरकार समय समय पे नाम मांगते रहते हैं, और वो फिर सीआईडी का काम है ईमानदारी से अच्छे और बुरे कर्मचारियों का नाम देते भी रहे हैं। उन पर कभी एक्शन होता भाई ये थोड़ा सा करप्ट है, इस पे थोड़ा सा लगाम लगाई जाए, इस टाइप की बातें नहीं चलती? इस समय की लगाम तो क्या है, कई बार देखा है ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी का उस पोस्ट से ट्रांसफर कर देते, मात्र ट्रांसफर ही सोल्यूशन? बाकी मुझे नहीं पता उनका रिकॉर्ड में क्या लिखा जाता था, क्या नहीं लिखा जाता था। आपकी तरफ से भेजा जाता था भाई ये? हाँ, यदि सरकार मांगती थी तो भेज देते थे भी ये ईमानदार है और ये इनकी छवि अच्छी नहीं। आप सीएम साहब की भी सिक्योरिटी में रहे हैं? मैं सीएम फ्लाइंग का इंचार्ज रहा हूँ जींद और कैथल का। एक समय में करनाल पानीपत भी थे, फिर वहाँ करनाल रेंज में अलग डीएसपी आ गए, फिर मेरे पास रिटायरमेंट तक जींद और कैथल डिस्ट्रिक्ट रहे, सीएम फ्लाइंग और सीआईडी दोनों का इंचार्ज रहा हूँ। अगर हम शुरू से बात करें, आपकी ज्वाइनिंग किस पद पे हुई थी, कैसे स्टार्टिंग हुई थी, पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि मेरा बेटा क्या करे, आपके दिमाग में क्या प्लान है, पुलिस ही क्यों? पढ़ते पढ़ते ना एक हमारे गांव में उदय शंकर एएसआई की पोस्टिंग हुई थी, शायद 82-84 की बात है। उनकी पर्सनालिटी बहुत गजब की थी, अमिताभ की तरह दिखाई देते थे, और उन दिनों में उन पे लाल बलट होता था। और वो गांव में ना किसी एक बलात्कार के मुलजिम के गांव में जुलूस निकाल रहे थे, और वो इतने निडरता से निकाल रहे थे, उनकी पिटाई कर रहे थे। तो मैंने सोचा भी जो सबसे अच्छी ये है जो जनता को न्याय दे सकती है और निडरता से कर सकती है, मैं वर्दी के प्रति लगा हो गया। जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, मेरे पिताजी आयुर्वेद में वैद्य थे, मेरी माता जी जेबीटी टीचर थी, पिताजी धार्मिक विचार के थे। परिवार ने तो कभी नहीं किसी तरफ कहा कि इस ये लाइन पकड़ लो, लेकिन मुझे ये, जब मैं कॉलेज में आया उन दिनों नरवाना को एम कॉलेज में पढ़ता था, मुझे ये वर्दी बहुत अच्छी लगती थी कि काश ये वर्दी मुझे मिल जाए। लेकिन पिताजी एक्सपायर हो गए, एक्स ग्रेशिया के अंदर मुझे क्लरिकल पोस्ट मिल गई, 1988 की बात है ये। और मैंने 1989 से लेकर के 1995 तक आयुर्वेद में क्लरिकल पोस्ट की जॉब की, और एक सपना ही रह गया था कि पुलिस में नहीं आया। पुलिस में नहीं। अंदर एक कटिंग थी कि जिन लोगों ने 1988 में एएसआई के फार्म भरे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया है, वही कैंडिडेट ही दोबारा एएसआई में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। मैंने उस कटिंग को पढ़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसमें एक कंडीशन थी भाई, लेकिन 1988 में जिन्होंने फार्म भरे थे, अगर वो रोल नंबर मिल जाए, वो रोल नंबर साथ लाना पड़ेगा। किस्मत से इतने साल के बाद वो रोल नंबर भी मुझे अपने बैग में मिल गया जी। मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे उन दिनों, मैंने पेपर दिया, मेरी मेरिट आ गई, मेरा 8वां नंबर था, 131 नंबर थे मेरे। जिन्होंने टॉप किया था वो 140 थे, और बिना किसी पैसे के मैं एएसआई लग गया। मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि जो तूने चाहा था वो मिल गया। तो सीआईडी में बात आए, पहले आप एएसआई लगे? मैं सीआईडी में जनवरी 2012 को आया, पहले एएसआई लगा जी। फिर उसके बाद प्रमोशन होती रही, कभी कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। जितने अधिकारी रहे उनका वफादार रहा, जो सरकार आई उनका वफादार, जो वर्तमान में सरकार थी उसका वफादार था, जो पहले थी फिर उस सरकार को भूल गया, जो वर्तमान में थी उसका वफादार बन के रहा, उन्हीं की सेवा की। तो जब आप एएसआई की पोस्ट पे आए तो आपको ये लगा कि कुछ ना कुछ हमारी पोस्ट में लोप हो रहा है, मैं इसमें कुछ और बेहतर करूंगा, और कुछ और बेहतर करने की कोशिश की आपने जब आप एएसआई स्टार्टिंग थी आपकी? मेरे को ऐसा ही होते हुए ना पब्लिक से जुड़ने का बड़ा शौक था, ताकि पुलिस की जो छवि है इसमें सुधार हो। जब शराबबंदी थी, मुझे कोई 8 गांव मिले हुए थे, रामराय, राजपुरा, भैन, इटल, इक्कस, गुलकणी, ये मिले हुए थे। मेरे पास अपनी एक बाइक होती थी, लाल बुलेट नहीं, ये एसएस होती थी। ओके। हाँ, तो मैं घूमता था, जहाँ भी बुजुर्ग दिखाई देते थे मैं उनको राम राम करता था। कहीं बुजुर्ग को पैर का था, उनके पास बैठता था, वो चाय मंगवाते थे, वो मेरा नाम भी जानने लगे थे, रविंदर चाय मनाता जी चाय पिए। तो इस तरह लोगों से मेरा प्यार जुड़ गया। इसमें एक मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। जी जी। पटियाला चौक पे ना पुल के नीचे एक पेट्रोल पंप वाला देशराज है, उसका पेट्रोल पंप था उन दिनों जी। मेरी नाक का ड्यूटी थी टेंडरी मोड़ पर, और राजपुरा बैंड के वीरेंद्र लोहान मेरे पास बैठे थे, हम चाय पी रहे। तो मेरे 2 कांस्टेबल थे,
उन्होंने किसी विक्की पे कोई आया था पंप का, ये जो तेल डालता है, उसने कहा भी तू शराब पिया हुआ है? उसने कहा नहीं, शराब नहीं पी रखी। तो जो मेरे पास जो साहब वीरेंद्र सिंह पी रहा था, उसने वो कहा कि रविंदर जी मेरे गांव के है, ये पंडित जी इनको छोड़ दो, नहीं तो मेरे गांव में बदनामी होगी। मैंने उनको कहा भी अगर क्या पी रखी है, अगर लग स्मेल तो आ रही है, मैं छोड़ दो यार। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो छोड़ने का मेरे को क्या नुकसान हुआ, उसने अपने मालिक को झूठा फोन किया कि मेरे को पुलिस ने पिटाई की और मेरी बेइज्जती की। तभी उन्होंने, उनके कोई रिलेटिव बंसीलाल सरकार में होते थे, उन्होंने उन दिनों के केपी सिंह साहब एसपी थे हमारे, बहुत अच्छे, उनको फोन किया और मेरे को बुलाया। एसएचओ मेरे को लेने गया, किसी की पिटाई की? मन्ना जी पिटाई भी नहीं की। फिर आप पेशाब करने गए, बाद में पुलिसकर्मियों ने कर दी, मन्ना जी। मैंने एसपी साहब को बोला सर किसी की पिटाई नहीं करी, आप उन देश राज जी को बुला लो, अगर मुझे वो पहचान ले तब भी मैं आपका दोषी हूँ। जब गांव वाला को इस पता लगा कि रविंद्र की हमारे कारण सफेदों की ट्रांसफर हो गई, तो ये रेपुटेशन खराब हुई भी। हाँ, 8 गांव से 3 दिन तक एसपी साहब के रेजिडेंस पर ट्रैली भर के आती रही कि हम ट्रांसफर रुकवाएंगे। तो तीसरे दिन हमारे उस समय के बड़े अच्छे एसपी थे केपी सिंह साहब, उन्होंने पूछा किस लिए आ रहे हैं, उनका लीडर थे उन दिनों, आजकल तो एक्सपायर हो गए, हंसराज जी। उन्होंने कहा कि जी वो रविंद्र जो नया एएसआई है उसकी ट्रांसफर कर दिया आपने, ये क्या रुकवाने के लिए आए हुए। तो हमें, मेरे एसपी साहब की बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। भी पुलिस की छवि हमेशा खराब होती थी, साहब कहने लगे भी आपने क्या कर दिया। मैंने जी मैंने कुछ नहीं किया, एक जैसे बाहर बुजुर्ग बैठे रहते हैं, किसी के पाँव हाथ लगा दिया, नमस्कार ताऊ जी, ये चाय मंगवाते हैं, बैठ के चाय पी ली, तो ये प्यार था जी। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं आपकी ट्रांसफर कैंसिल कर देता हूँ। तो जनता ने मेरी ट्रांसफर कैंसिल करवाई, नहीं मेरी भी छवि खराब होती और जिनके कारण वो राजपुरा बहन के नौजवान थे उनकी भी छवि खराब होती। एक झूठा आरोप लग गया था, वो जनता के द्वारा दूर हो गया। तो कभी ऐसा भी हुआ भाई आप रेड मारने गए, ऊपर से ऑर्डर था भाई रेड मार के, वहां पे जाके देखा तो वहां पे कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी पकड़ना मजबूरी थी, फोन ऊपर से आता, ऐसा हुआ? नहीं, अगर वहाँ कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली या कोई जो सूचना मिली थी उसके अनुसार कोई हमें वहाँ जाके देखा कि सूचना अनुसार कुछ नहीं मिला, सूचना गलत थी, एक खाली आकर के हम अपनी रिपोर्ट लिखते थे और सीआईडी चीफ से वर्बली बात करते थे कि सर सूचना गलत थी, हम वहाँ पर गए, वो व्यक्ति ठीक मिला और वो रिपोर्ट बना करके मुख्यालय को भेज देते थे कि इसमें कोई दम नहीं। हाँ, ये झूठी सूचना थी। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि विधायक मंत्री का देते रविंद्र जी उनके ऊपर ऐसा कर दो, झूठा वो कर दो, कोई दबाव किसी चीज का या छोड़ने का दबाव? ना, मेरी छवि कुछ एएसआई से ऐसी चली गई, मेरे को कभी किसी विधायक ने या किसी राजनेता ने फोन ही नहीं किया कि इसको छोड़ दो, या मतलब इस आदमी को अंदर दे दो या इस आदमी को ये झूठा आरोप लगा दो। मेरी कुछ छवि ऐसी बन चुकी थी। कई बार जो छोटे पुलिस अधिकारी हैं, हवलदार हैं, थानेदार हैं, वो कई बार ये सोचते हैं या कहते भी हैं यार ऊपर सीनियर अधिकारी ने हमको तंग कर रखा है। उस दौरान उस अधिकारियों को, हवलदार को, उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कई बार सीनियर अधिकारी तंग कर दे, एज ए रूल काम करना चाहिए, जो रूल कहता है वो काम करे। सीनियर अधिकारी को नम्रता से कह दो कि सर नहीं मैं नहीं ये काम कर सकता, ये मेरे आत्मा के खिलाफ है, या रूल ऐसा नहीं कहता, कानून में नहीं। उनको नम्रता से कहते, वो नहीं कहेंगे किसी को क्यों करते हो गलत काम। पहली बात तो कहते नहीं होंगे, कहते हो तो उनको नम्रता से बता दो कि सर मैं नहीं, ये बात कर किसी और से करवा लो। फिर कई बार ऐसा होता है कि पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह, ड्यूटी ऐसी ऐसी जगह लगवा देते हैं, बहुत मतलब हरासमेंट वाली स्थिति आ जाती है। देखो ये तो नेचर ऑफ जॉब है जी, जाना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टर नहीं है, उसका जॉब है जी, मना भी नहीं कर सकते। आपके साथ हुआ ऐसा? आपके सीनियर अधिकारी ने किया हो भी, आपकी फिर परेशान हो गया, आपकी ड्यूटी ऐसी लगा दी हो? ड्यूटी तो नहीं जी, एक एसपी थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं मेरे से पहले जी। मेरा कभी रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। मेरे पास उन दिनों 3 चार्ज होते थे, ओएसआई का, एक्साइज डिपार्टमेंट का, और उन दिनों पुलिस की भर्ती भी थी। बिना किसी कारण के जब जाते जाते मेरी एसीआर के अंदर वो एवरेज लिख के चले गए। जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी, मैं उन दिनों एसएचओ वाली बात था कि सर आपने मेरे रिकॉर्ड में एवरेज लिख दी, तो वो मुझे पूछ रहे क्या होता है एवरेज। मैंने कहा सर ये तो आप देखो ना, आपने लिखा है मेरे रिकॉर्ड में। उस एवरेज लिखने का मेरे रिकॉर्ड पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि मुझे पुलिस मेडल और ये राष्ट्रपति रिवार्ड नहीं मिल पाया। ओके। क्यों? कहते हैं कि जब कोई रिकॉर्ड खराब होता है ना, तो कम से कम 10 साल तक वो प्रभावित करता है, वो रिमार्क्स जो होते हैं। तो मैं इस रिवार्ड से, पुलिस मेडल से वंचित रह गया उनके कारण, जबकि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। ना उन्होंने उससे पहले मेरे को नोटिस दिया था एवरेज लिखने से पहले कि आपके कार्य में कमी है, आप कार्य में सुधार लेके आए। ये क्यों उन्होंने किया, ये वही पार्शलिटी हुई है, ये वही जानते हैं भाई उन्होंने क्यों किया, किसी के दबाव में किया या किसी और पे, मुझे नहीं इस बात का पता। लेकिन सबसे पहले
उन एसपी साहब ने मेरा रिकॉर्ड खराब किया। मुझे आज तक भी नहीं पता, जबकि मेरे पास 100 से ज़्यादा डीजीपी साहब लेवल के, आईजी साहब के लेवल के 100 के करीब सर्टिफिकेट है, प्रशंसा पत्र है, और वो कैश प्रशंसा पत्र है। 2.5-3 लाख की अमाउंट मेरे को दी गई है सर अब अधिकारियों के द्वारा, खुश होकर के। तो मेरे बॉस मेरे से खुश थे, मीटिंग में जब भी होते थे मेरी पीठ थपथपाते थे कि जींद की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई। अभी आप रिटायर हो चुके हैं, तो क्या अभी वहां पे ये गड़बड़ें चल रही होंगी जहां पे आप रेड मारते थे रूटीन में? ये मुझे नहीं पता, ये वही अधिकारी बता सकते हैं। हाँ, मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे पास कोई सूचना आई, मैंने नहीं छोड़ा। क्या अभी भी आप कहीं सरकार में, तंत्र में, जॉब में, कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी भी जुड़े हुए हैं? कुछ ना कुछ अपडेट आपसे होती रहती? नहीं, रिटायरमेंट के बाद मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। फिर भी यदि मेरे को दायित्व देंगे, मेरे से पूछा जाएगा, तो मैं उसी तरह काम करूँगा जैसे मैं। रिटायरमेंट के बाद क्या दायित्व मिल सकता है आपको? मतलब ऐसा होता है कि ऐसा दे दिया जाए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, मैं वो कर सकता हूँ, कैपेबल हूँ? देखो, सरकार पर बहुत कुछ है, अधिकारियों पर बहुत कुछ है। यदि वो मेरे ईमानदारी का जीवन देख करके यदि कोई किसी तरह का पद देना चाहे तो दे सकते हैं। सरकार क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है। लेकिन कार्य आज भी बिना किसी पे के, बिना किसी तनख्वाह के, यदि कोई मेरे बॉस रहे जो काम करते हैं और वो सरकार के पक्ष में वो काम जरूर करेंगे। सरकार को कुछ सुझाव के रूप में कोई ऐसी बातें, भाई ये सरकार को थोड़ा सा पुलिस के लिए ऐसा सोचना चाहिए, जैसे होमगार्ड हैं या थानेदार हैं, उनके पक्ष में पुलिस की कोई ऐसी बात जो सरकार उनके बारे में पॉजिटिव सोचे, जहां आपको लगता है पुलिस की कमियां हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस में जॉब करते करते मुझे एक महसूस हुआ कि ये तनाव की नौकरी रही है। हाँ, कोई पब्लिक भी, कोई परिवार बड़ा ये नहीं है इन्हें खाना खाया कि नहीं खाया, सिर्फ काम ही करते रहते हैं। पब्लिक भी ये चाहती है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचे, जबकि ये पता है इसकी मजबूरी है, इस टाइम पता नहीं कितनी दूर होगा और वो आपके पास कितना टाइम लगेगा। वहाँ जाकर के पब्लिक की उसका गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है, तनाव इतना रहता है। कभी कभी ऐसा जीवन आया है, जब मैंने मकान बनाना शुरू किया, मैंने छुट्टी लिख के दी थी, तो उस समय के एसपी साहब ने मेरे को छुट्टी नहीं दी थी और बड़ी मुश्किल से मेरा मकान बना। मेरे बच्चों ने मेरा मकान बना, मुझे ये भी नहीं पता, मैं सिर्फ फ़ोन करता था कि ये सामान भेज दो, वो सामान आता था, मिस्त्री जो था ना वो मकान बनाता था, मुझे छुट्टी नहीं दी गई। तो छुट्टी नहीं मिलती, एक तनाव होता है और यही कारण है कि मतलब कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि सप्ताह में एक रेस्ट है जो है ना अलाउंस, ये कागजों में है या नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर होना चाहिए। और समय समय पर इन पुलिस अधिकारियों के मेडिकल टेस्ट और इनके योगा, इनका जरूर होना। इनके कंसर्न एसपी, डीएसपी या इनके एसएचओ बुला करके सप्ताह में एक बार जरूर इनके साथ बैठकर खाना खाए, इनसे ये पूछ लेगा आपको दुख तकलीफ क्या है, यदि दूर कर सकते हो तो दूर जरूर करें, अन्यथा उसको अच्छी राय जरूर दें। देखो भाई, कितनी बड़ी बातें हैं यहाँ पे। आप सोचेंगे कि भाई ईमानदारी की जिंदगी कैसी हो, ईमानदारी की जिंदगी में नींद बहुत अच्छी है। ईमानदारी की जिंदगी में आपका परिवार, आपके बच्चे सब खुशहाल हुए हैं। ईमानदारी की नौकरी, ईमानदारी की जिंदगी का ये फर्क है। और आदमी कमावे किस खातिर? इसे काम खातिर कमावा है। और जब बात पुलिस की हो और ईमानदारी का सोचना पड़ जाए, अब एग्जाम्पल के लिए मैं रूटीन में चाय नहीं पीता, ये मेहनत की बात नहीं, खास बात नहीं है। अगर मैं चाय की दुकान करूं और फिर मैं चाय नहीं पीता, यह बड़ी बात है। तो हमारे साथ रविंद्र जी, और एक्सपीरियंस आपने इतने साल लगाए, निष्कर्ष क्या निकाला भाई? नौकरी आपने जो की, पर्सनल लाइफ जी पाए कि नहीं जी पाए? हाँ, पर्सनल लाइफ नहीं जी पाया। कहाँ कमियां रह गई? काम वैसे आमतौर पर देखते हैं उसके बच्चे वो साथ कहीं पहाड़ी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं, इधर घूमने नहीं जा सके। बड़ी कम मौके आए हैं। भी मैं अपने बच्चों को लेकर के इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ गया हूँ, भावना तो बहुत होती थी लेकिन नहीं जी पाया। मेरे बेटे की शादी में ही मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली थी क्योंकि जाट आरक्षण था। मैंने भी देख लिया क्या अधिकारियों की मजबूरी है, मैंने भी जिद नहीं किया, मैंने बल्कि छुट्टी से पहले ही ज्वाइन कर ली थी क्योंकि ताकि मेरे अधिकारियों पर प्रेशर ना आए, क्योंकि जाट आरक्षण उस टाइम पूरा जोरों पे था। इस टाइप के जो आंदोलन होते हैं, क्या वो सरकार से प्रेरित होते हैं या बड़े सरकारी डिपार्टमेंट, सरकार के बड़े अधिकारियों से प्रेरित होते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखो, इस तरफ तो आपको भी ध्यान दिया नहीं जी। हमें तो यही है कि मतलब समाज में अशांति ना फैले, तो मैं तो एक पब्लिक और सरकार के बीच में कड़ी बनकर रहा। जो जनता की समस्या थी, जो स्टेज पे अनाउंस करते थे, मैं लिख लेता था, उनसे वर्बली उनके नेताओं से बात करता था कि आपकी डिमांड क्या क्या है।
अब वो शाम को आते ऑफिस में सरकार के पास भेज देता था। और ये बहुत अच्छी बात रही है कि जींद में जो काली दिवाली और काली होली मनाई गई थी, 25,000 से ज़्यादा की जनसंख्या थी कि यहाँ कोई हिंसा नहीं घटी। सिर्फ यही था कि जनता में अंदर घुस कर रहना, उनकी सुनना, ना कि वो बात कहते उनकी बात पे अमल नहीं करना। उनकी बात पे अमल करो भाई। हम करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन अधिकारियों से कह देते, अधिकारी ऊपर किसको कहते थे वो काम हो जाता था। इसलिए यहाँ कोई घटना नहीं घटी। उस समय डीसी थे विनय यादव, बड़े अच्छे सुलझे हुए थे, और एसपी साहब थे। उनकी लोकल लेवल की बात थी, उनसे रिक्वेस्ट करते थे। जैसे पानी के कैंपर को लेके थी, जहाँ 21 गाँव में किसान बैठे थे, वहाँ सड़क टूटी हुई थी, किस तरह कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी शाम को ही वो समस्या दूर करवा देते थे। उनका भी बड़ा इस बात में योगदान रहा है। कौन कौन से आपको लेके ये लगता है भाई वो अधिकारी, जब मैं काम करता था वो अधिकारी बहुत अच्छे थे, ऐसा कौन कौन से अधिकारी पुलिस में? मुझे तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं लगा अभी जो अच्छा ना हो, क्योंकि वो अधिकारी देख लेते हैं ये फर्जी आदमी कैसा है। मैं ग्राउंड लेवल की बात करता था, जनता में बैठ करके अधिकारियों को बताता था, कोई क्यूरी लगाते तो उनका जवाब देता था कि सर ये बात ऐसी है। मुझे कोई ऐसा नहीं है किसी अधिकारी ने मुझे कोऑपरेट नहीं किया। बस वही अधिकारी एक जो एसपी थे जो मेरा रिकॉर्ड खराब करके चले गए, वो आज तक मुझे गिला है, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड खराब क्यों किया। जब से उससे बड़े बड़े अधिकारी डीजी साहब, आई साहब लेवल के ने मेरे को रिवार्ड किया, कैश रिवार्ड किया, और यही बता रहा हूँ बार बार, मेरा 100 से ऊपर रिवार्ड है। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं है। वो अधिकारी आज भी जीवित है या नहीं है, तो ये तो मेरा मलाल है जिंदगी में। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे रिकॉर्ड के अंदर। देखो भाई, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस, स्कूल कॉलेज के ऐसे एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि भाई हाँ हम थोड़े से स्कूल में हैं, कॉलेज में इस टाइप की मस्ती कर लेनी चाहिए, और नहीं की? मस्ती तो नहीं जी, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, और मैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल क्रिकेट खेलता था। बॉलिंग मेरी बड़ी अच्छी थी। उन दौरान कोच नहीं मिलते थे, यदि कोच मिलते शायद हम भी एक अच्छी क्रिकेट खेलते, एक ऊंचे लेवल पर पहुंचते। मस्ती इतनी थी कि खा लिया, किसी कोई शर्त लगा ली, कैंटीन पे जाके चाय पी ली या गाजर पाक खा लिया। बंक मार के गए कभी मूवी थिएटर वगैरह देखने? गया हूँ जी, गया हूँ स्कूल से, जो स्कूल में पढ़ता था कलायत स्कूल में जी, और बहुत जल्दी बंक मारना शुरू कर दिया था। 8th क्लास में था, तो फिल्मों का बड़ा शौक था, विशेषकर अमिताभ बच्चन की। तो मेरे एक मेरा दोस्त थे, ये तो बंक मार के फिल्म देखने गए हैं। कभी पकड़े हो माँ बाप ने भाई आज तो बंक पे था या कुछ और? हाँ, मेरे भाई ने पकड़ लिया कि जिस बस में मैं बैठा था उसमें मेरा भाई था, मेरा भाई पुलिस में था। अच्छा। उसने पूछा कैसे, मैं भाई से बहुत डरता था उन दिनों। वो एक डर का बोलता, बहन भाइयों से डरते थे। मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे फिल्म देखने आया। किसके साथ आया? मैंने कहा ये अपने गांव का एक पंजाबियों का लड़का है विजय, उसको। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, अगर तूने फिल्म देखने का शौक है तो मुझे बोल, मैं तेरे लिए गाड़ी भेजूंगा, तू आराम से थिएटर में फिल्म देख के आ, खाने के लिए स्नैक्स आएंगे, उसमें इज्जत है, या तू ये बंक मार के गए इसमें इज्जत है। मुझे उस दिन बड़ी शर्म आई। उस दिन के बाद मैंने बंक नहीं मारा। बाद में हंसी आती इन बातों पे? हंसी आती यार, जब परिवार इकट्ठा बैठता है तो हाँ, जिक्र चलाते हैं जी, सब इकट्ठा हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे किया था। और नौकरी के टाइम में बंक कभी या कोई ऐसी हरकत भाई अब तो मजा ही आओ, चलो होगी वो गलत हुआ लेकिन... ना जी, नौकरी टाइम में फंक नहीं मारा। इवन के मैं आपको बताऊं, मैं 2 घंटे के लिए मैंने किसी मैरिज में जाना पड़ गया तो मैं बॉस की नोटिस में लग जाता था कि सर मैं 2 घंटे के लिए यदि इजाजत दो, ऐसे शादी है, मैं जा सकता हूँ जी। कई लोग कहते थे कि यार 2 घंटे के लिए भी क्या पूछना। मैंने कहना भाई कोई बाद में घटना घट गई, अरे मेरा बॉस ये पूछ ले कि ये घटना, अरे मुझे पता ना हो, मेरे बॉस को नीचा देखना पड़ जाए, तो इसलिए बॉस को मैं पूछ के जाता था ताकि बॉस की नोटिस में हो कि मेरा ऑफिसर आज ये जींद में नहीं है, ये उस इलाके में नहीं है, बाहर है। मतलब बड़े, क्योंकि मैं मेरा घर पास में ही, आपका जो ड्राइवर आता था फिक्स टाइम पे आता था, फिक्स टाइम पे आप चले जाते थे, फिक्स टाइम पे आप आते थे, शाम का वही आपका घूमने का प्लान होता था, सब कुछ टाइम टू टाइम आपका बिल्कुल फिक्स रहता था। बस एक नेचर है, ये नेचर बदल नहीं सकती। आप मेरे को देखते हुए मैं अपनी खुद की गाड़ी भी खुद साफ करता हूँ, खुद साफ करता, मैं बाहर लेके नहीं जाता। मेरी एक नेचर है, मुझे सफाई बहुत अच्छी लगती है। आप छत पे भी लगे रहते हो? हाँ जी, वो टाइम पास लगा लो या कुछ लगा लो, मुझे अच्छा लगता है जी, एक मेंटेन रखना। कुकिंग हाँ कर लेता हूँ जी। चाय वाय सब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना बना पाता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो नौकरी के टाइम पे कभी ऐसा होता था कि यार आज तो बिल्कुल मन नहीं, हर ऊपर से ऑर्डर है? हाँ, कई बार हुआ जी, कई बार बीमार होते थे ना जी, और थाने में काम ज्यादा होता था, जब हम SHO या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते थे तो आत्मा नहीं मानती थी कि थाने में शरीर जवाब दे देता था, लेकिन काम को देखते हुए
जाना पड़ता था, काम करते थे। बहुत ज्यादा वर्कलोड कब हुआ, किन दिनों की बात थी भाई? अब तो 2 महीने हो गए, 20 दिन हो गए कंटिन्यू खड़े ही हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड। वर्कलोड तो मैंने अपने ऊपर हैवी होने नहीं दिया, मैं डेली का काम डेली करता था, तो इसलिए मेरा वर्कलोड नहीं बढ़ा। लेकिन ज़्यादा प्रेशर तब होता था जब आंदोलन चल रहे हो और कहीं धरने बैठे हो, उनकी रिपोर्ट करना, कुछ ऐसी बात पूछ ले, वो कभी रिपोर्ट ये बात कहाँ से लेके आऊँगा, तब परेशान होता था। फिर आप जैसे मित्र से ऐसे पूछता था कि इसके बारे में बता सकते हो। देखो एक बात और है, पुलिस अफसर को मीडिया के साथ संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। ये आपको बात बताऊं, अच्छा जी। हाँ, मीडिया ने पुलिस से, पुलिस ने मीडिया से मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बातें होती है जो मीडिया के पास होती है, पुलिस के पास नहीं होती। यदि इनसे दूरी बनाकर रखेंगे, नफरत करेंगे, तो पुलिस अफसर फेल होगा। इनको बुलाओ। मैं महीने में एक मीटिंग भी करता था, मेरे पास मीडिया वालों के साथ आते थे। मैं तो कभी नहीं आ पाया। आप नहीं आ पाए। ये विजेंद्र जो पंचाल है जी, सतेंद्र है, विपुल है, और पंजाब केसरी के है, एक जसमेर मलिक है, ये 10-12 संजय शर्मा है, ये 10-12 आते थे। जो महकमे की बात जो नहीं बतानी, उसको छोड़ करके हम बात एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, शेयर करते थे। हम मीटिंग, गेट टुगेदर मीटिंग करते थे, चाय पीते थे। उसका इतना बेनिफिट हुआ भाई, कई बार हमने कोई स्टेटमेंट दिलवानी होती सरकार के पक्ष में, तो हम दिलवा सकते थे। अगर मैं दूरी बना के रखता तो वो मेरे से दूरी रखते। तो मैं तो यही कहता हूँ जी, पुलिस अफसर को जनता के साथ और मीडिया के साथ बिल्कुल बना के रखनी है। उनके अंदर घुसना चाहिए, ना कि उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। जितना उनके अंदर जाएंगे उतनी बात का पता लगेगा, बात पता लगेगा, हम सरकार को बताएंगे, सक्सेस होंगे। हरियाणा के अंदर प्रचार चल रहा है नशे का, ज्यादा नशा ज्यादा चल रहा है, तो सीआईडी की रिपोर्ट कहाँ फेल हो जाती है और नशा आ ही जाता है, कहाँ फेल हो जाता है? अंतिम सवाल की तरफ हम बस अपना। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीडिया अखबार देखते, टीवी चलते हैं। अब आज नशे की ओवरडोज से वो एक्सपायर हो गया, नशा आ रहे हैं। हुडा ग्राउंड में सामने ही पुलिस थाना है, LIC ऑफिस है, चौकी है, SP की कोठी है, और वहीं पे लोग नशा करते हैं। हाँ, ऐसा सुना है जी, हमने भी करते रहते हैं शाम को, जो ये बाइक चलाते, तेज चलाते, नशा करके चलाते हैं, कई बार मरने की सूचना भी आई है। लेकिन लो फूल कहाँ रह जाता है? जनता से दूरी, सोर्स की कमी, सोर्स नहीं होते, जिनके कारण हमें ये नहीं पता चल पाता कि इस गांव में, इस वार्ड में, इस शहर में कौन नशे का काम कर रहे हैं और कहाँ से लेके आता है, कहाँ सप्लाई करता है। ये दूरी ही है जो हमारे सोर्स कम होते हैं, जहाँ हम फेल हो जाते हैं। तभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दूरी बना के मत रखो। मैं माफी चाहूंगा आपसे और आपसे भी जी, लेकिन कई बार चर्चाएं इस हद तक चली जाती हैं कि इन सब की अपडेट SP के पास तो होती है, लेकिन SP पैसे खा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ना, मुझे नहीं पता इस बारे में, पता नहीं है। ये सवाल को हम छोड़ रहे हैं। नहीं, मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। जिस बारे में पता नहीं है मैं कुछ स्टेटमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 2012 से CID में हूँ। यहाँ का इंचार्ज तो मैं ही होता था। कोई मुझे भी कह दे भाई CID जो इंचार्ज है इसकी नोटिस में होता है, जानबूझ की कार्रवाई नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। कोई बड़ी रेड जो आपकी एक बिगेस्ट अचीवमेंट रही? हाँ जी, रही है। एक बार पेवा के अंदर ना ये सूचना मिली थी, वो मेरा इलाका भी नहीं था, तो बॉस ने मेरे पे विश्वास जताया। CID चीफ राव साहब थे, पेवा में एक रेड करनी थी। आरोप ये थे, पेस्टिसाइड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट की रेड होती है जी, कुछ मुस्लिम लड़के मुजफ्फरनगर से थे, गोदाम में बैठ करके केमिकल से उसको रब करके एक नई डेट का टप्पा लगा देते थे और किसानों को चूना लग रहा था। ऐसी सूचना मेरे CID चीफ साहब को मिली। उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया। मैंने उनको बोला था, सर मेरा इलाका तो ये नहीं है, ये DSP अम्बाड़ा के दिन आता है। उन्होंने कहा नहीं, आप जाओ। मैं वहाँ गया तो वाकई बहुत बड़ी रेड थी। मैंने DC कुरुक्षेत्र से, SP कुरुक्षेत्र से बात की, वहाँ का SHO साथ लिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ लिया और इरिगेशन का SDO लिया, तब जाके वहाँ पहुँचे। तो वो उस इलाके के, शायद मिस्टर पावा थे, अरुणाई धाम रोड पर पड़ता है ये, उस इलाके का सबसे धनाढ़, सबसे पावरफुल वो आदमी था। मैंने जाके देखा वो वाकई डेट चेंज कर रहे थे। हमने उसकी वीडियो बनाई, तो उन्होंने हर किस्म का लालच देने की कोशिश करी। मैंने उनसे यही कहा कि देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरा एरिया पड़ता, आप मेरी कार्यशैली से खुश नहीं है ना, तो आप तो BJP की झंडी लगा के आ रहे हो, आप ऊपर बात करके इस जांच को बदलवा दो। उन्हें कहा नहीं, जांच तो आपसे ही करवाएंगे सर। हमने फिर मेरे नीचे उनकी वो देख करके मैंने कि यहाँ का पावरफुल आदमी है, मेरे नीचे वाले कहते पानी भी अपना पीना है, इनका पानी भी नहीं पीना। मैंने फिर मेरे रीडर होते थे विजेंद्र, उनको पैसे दिए, मैंने ब्रेकफास्ट लिया और पानी की बोतल अपनी ले आओ। और
फिर हमने उनका पानी भी नहीं पिया, पानी भी अपना पिया, ब्रेकफास्ट किया। रात को उसके लड़के को पेवा थाने में हवालात में मुकदमा दर्ज करके बंद करके तब जिंदा है। वो बहुत बड़ी रेड थी और बहुत बड़ा लालच देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमपिता की कृपा थी, लालच में फंसे नहीं। तो अंतिम सवाल की तरफ, क्या कुछ आम जनता को या पुलिस महकमे को आप क्या कहना चाहिए? इतना मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जी पुलिस वालों से, भाई जनता से दूरी ना बनाकर रखे, जनता की जितनी सेवा हो सकती है उतनी करो। और जनता से ये अपील भी यदि आपके एरिया में कोई बदमाश ठहर रहा है, कोई नशा तस्कर है या किसी तरह का अपराधी है, तो आप पुलिस से भय ना मान करके पुलिस अधिकारियों को नोटिस में जरूर लाओ। छोटे अधिकारी के ना ला करके SHO को लेके आ जाओ, DSP SP साहब बैठते हैं या ऊपर चंडीगढ़ अधिकारी बैठते हैं, नोटिस में जरूर लाओ ताकि ये बुराई यहीं कहीं दफन हो सके। कभी ना कभी मेरे को लेकर भी ऊपर से कोई फोन आया, भाई इसकी भी जांच करो, जगदीप शर्मा की, यूट्यूबर की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी ऐसी कोई ऐसा अपडेट नहीं आई? फीडबैक तो लेते रहते हैं। अब जैसे आपने मेरे यहाँ आने से पहले मेरे बारे में फीडबैक ली होगी। हाँ। आप खुद ही कह रहे थे कि मतलब आपके बारे में चर्चा है, जी। तो फीडबैक तो हम भी आपके बारे में पूछेंगे भी कैसा आदमी है। हाँ जी बता, ये जी मोर की गांव के रहने वाले हैं, इनकी इतनी जमीन है, फादर ये है, ये तो फीडबैक तो अगर मांगेंगे दे देंगे। तो मेरी अपडेट कहाँ से आती थी आपके पास? नहीं, आपकी फीडबैक नहीं मांगी, अगर मांगेंगे तो देंगे। आपके पास होती जरूर थी। होती जरूरत नहीं, आपसे बात कर लेंगे, आपके पड़ोसी से बात कर लेंगे, सोर्स से करो, सोर्स तो होता ही देखो जी। हाँ, जब पूछते तभी तो सच्ची सरकार को सूचना जाएगी कि हो सकता है सरकार की नोटिस में ये हो कि छवि ऐसी हो और वो आदमी अच्छा हो, या छवि अच्छी पहुंच के वो आदमी गंदा हो। तो CID तो सरकार का एक आंख नाक मुंह है, हकीकत से उसका परिचय कराना उसका फर्ज है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत थैंक यू जगदीप, थैंक यू भाई। तो अब चाय पी। जी। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी? रविंद्र जी हमारे जींद से और रिटायर हो चुके DSP से, लेकिन पूरे हरियाणा में, क्योंकि मैं हिसार भी कुछ दिन रहा हूं, हमारे मित्र मनोज कुश एडवोकेट है, तो उनसे भी एक आधी बार जिक्र हुआ तो उन्होंने भी इनका नाम लिया। और बहुत सारी जगह, अब मैं जींद का तो हूँ ही, खैर जींद में भी जब बहुत सारे पुलिस वालों से बात होती है तो पूछता हूँ यार जींद का ईमानदार कौन है, तो लोग ये कहते थे जींद का नहीं, पूरे हरियाणा के ईमानदार हमारे DSP साहब है। तो यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जो जानते हैं DSP साहब को उनके बारे में बताएं, कौन कौन सी बातें जो रहेगी जो आपको पता है वो एक्सप्लेन करें, ताकि फिर कभी मिले तो वीडियो फिर से बनाया जा सके। फिलहाल ये वीडियो इतनी आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।